नमस्ते दोस्तों। ये क्लास 10th एसएसटी पॉट हिस्ट्री की ऑडियो है। आप इस ऑडियो को ध्यान से सुनिए और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम आपको एक रिवीजन बुक का पीडीएफ दे रहे हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, आप इस ऑडियो को सुनकर और एक बार पीडीएफ को पढ़ लेंगे तो पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। है ना कमाल की बात? तो देर किस बात की, अभी सुनिए और पढ़िए और अपनी तैयारी को एक नए लेवल पर ले जाए। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बच्चों, अपनी किताबें खोलो और द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर को निकालो। हम साथ मिलकर इस चैप्टर की शुरुआत में दी गई पिक्चर को समझेंगे। सब तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। तुम्हारे सामने जो पिक्चर है, इसे 1848 में फ्रांस के एक कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया था। इस पिक्चर में उन्होंने अपना सपना दिखाया है, एक ऐसी दुनिया का सपना जो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स से बनी हो। ये सपना दुनिया के सभी लोगों को एक साथ लाने की कोशिश करता है। इसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं, मर्द और औरतें, हर उम्र के लोग, जो एक लंबी लाइन में चल रहे हैं और आजादी की स्टैच्यू को सलाम कर रहे हैं। यहां एक खास बात है, ये स्टैच्यू एक औरत के रूप में है, जिसे लिबर्टी यानी आजादी के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। उसके हाथ में एक टॉर्च है जो हमारी बुद्धि और ज्ञान को दिखाता है, और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। अगर तुम ध्यान से देखो तो स्टैच्यू के नीचे जमीन पर कुछ टूटे हुए सिंबल्स बिखरे हुए हैं। ये सिंबल्स उन पुरानी ताकतों को दिखाते हैं जिन्हें लोगों ने गिरा दिया है। इन्हें हम एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। ये वही ताकतें थीं जो लोगों को दबाकर रखती थीं, लेकिन अब लोगों ने इन्हें गिरा दिया है क्योंकि उन्हें आजादी चाहिए। इस पिक्चर में तुम देख सकते हो कि दुनिया के लोग अलग अलग ग्रुप्स में दिखाए गए हैं, अपने अपने झंडों और कपड़ों के साथ। इससे ये पता चलता है कि हर देश की अपनी पहचान है, लेकिन सभी लोग इस आजादी के जर्नी में साथ हैं। इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड, जो उस समय तक अपनी स्वतंत्र पहचान बना चुके थे। अब बच्चों, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको ये पिक्चर एक यूटोपियन विजन लगती है? यूटोपियन का मतलब होता है एक ऐसी दुनिया या सोच जिसमें सब कुछ बिल्कुल सही हो, जहां सभी लोग आजादी से जीते हों, बिना किसी दबाव के। सोचो और मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि नेशनलिज्म यूरोप में कैसे बढ़ा और कैसे देशों ने अपनी नई पहचान बनाई। ये एक जर्नी है जिसमें हम देखेंगे कि लोग अपनी साझा पहचान बनाने के लिए कैसे संघर्ष कर रहे थे, और एक मॉडर्न स्टेट यानी नई तरह की सरकार कैसे बनी जिसमें सभी लोगों के अधिकारों का सम्मान किया गया। 19वीं सदी में यूरोप में नेशनलिज्म ने कैसे बड़े बदलाव लाए और कैसे नए नए देश बने, ये जानने के लिए तैयार हो जाओ। चलो इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। बच्चों, अपनी किताबें खोलो और द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन चैप्टर को निकालो। आज हम समझेंगे कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने नेशनलिज्म की पहली झलक दी। सब तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। नेशनलिज्म की सबसे पहली और साफ झलक हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखने को मिलती है, जो 1789 में हुई थी। ध्यान से सुनो बच्चों, उस वक्त फ्रांस एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट स्टेट था, जिसे एक पावरफुल राजा के कंट्रोल में चलाया जा रहा था। सोचो, एक पूरी कंट्री एक राजा के कंट्रोल में थी और अब लोगों के हाथ में आने वाली थी। वाह, क्या बात है! फ्रेंच रेवोल्यूशन के पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ने पावर को राजा से लेकर लोगों के हाथों में दे दिया। ये हुई ना बात। इस रेवोल्यूशन ने ये अनाउंस किया कि अब से लोग ही नेशन का निर्माण करेंगे और उसकी दिशा तय करेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के शुरुआती दिनों से ही रेवोल्यूशनरीज ने कई ऐसे तरीके और स्टेप्स लिए जिनसे फ्रेंच लोगों में यूनिटी का भाव पैदा हो सके। ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ला पात्री यानी फादरलैंड और ले सिटवायन यानी सिटीजन जैसे आइडियाज ने एक यूनाइटेड कम्युनिटी की सोच को मजबूत किया, जिसमें सभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बराबर के राइट्स मिले।
वाह, ये तो सच में रेवोल्यूशनरी था। नए सिंबल्स और नए तरीके अपनाए गए ताकि एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बन सके। रेवोल्यूशनरीज ने पुराने रॉयल फ्लैग को बदलकर नया फ्रेंच फ्लैग ट्रिकलर चुना। वाह, सोचो कितना अमेजिंग होगा नया फ्लैग चूज करना। ध्यान दो, यह बदलाव सिंबॉलिकली बहुत महत्वपूर्ण था। एस्टेट्स जनरल का इलेक्शन एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा किया गया और इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। नए गाने बनाए गए, शपथ ली गई और शहीदों को याद किया गया। ये सब नेशन के नाम पर रहा। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया और सभी सिटीजन्स के लिए एक जैसे कानून बनाए गए। इंटरनल टैक्सेस और ड्यूटीज हटा दिए गए और एक जैसे वेट और मेजर सिस्टम को अपनाया गया। ध्यान से सुनो, ये सब यूनिफॉर्मिटी और इक्वालिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। रीजनल लैंग्वेजेस को डिस्करेज किया गया और फ्रेंच, जो पेरिस में बोली जाती थी, को नेशन की कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। रेवोल्यूशनरीज ने अनाउंस किया कि फ्रेंच नेशन का मिशन यूरोप के लोगों को डेस्पोटिज्म से आजादी दिलाना है, यानी यूरोप के दूसरे देशों को भी नेशन बनने में मदद करना। वाह, क्या विजन था इन लोगों का। सोचो, इतना बड़ा मिशन। ध्यान दो बच्चों, ये बात बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे यूरोप में फ्रीडम फैलाने की कोशिश थी। जब फ्रांस की इवेंट्स की खबरें यूरोप के डिफरेंट सिटीज तक पहुंची, तो स्टूडेंट्स और एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोगों ने जैकोबिन क्लब्स बनाना शुरू कर दिया। वाह, सोचो कितना एक्साइटमेंट होगा उस वक्त। इन क्लब्स का मकसद था लोगों में रेवोल्यूशन का जोश भरना। ध्यान से सुनना, ये क्लब्स बहुत इंपॉर्टेंट थे रेवोल्यूशन को फैलाने के लिए। इनकी एक्टिविटीज और कैंपेन्स ने फ्रेंच आर्मीज को तैयार किया, जो बाद में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के कई हिस्सों में पहुंच गईं। रेवोल्यूशनरी वॉर्स के दौरान फ्रेंच आर्मीज ने नेशनलिज्म का आइडिया यूरोप के बाहर तक पहुंचाना शुरू कर दिया। अब हम बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की, जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पावर संभाली और कई बड़े चेंजेस किए। नेपोलियन के कंट्रोल में जितने भी टेरिटरीज आए, उन्होंने वहां पर भी रिफॉर्म्स लागू किए जो पहले से ही फ्रांस में हो चुके थे। हाँ, नेपोलियन ने मोनार्की की तरफ वापस जाने की कोशिश भी की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उन्होंने रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को शामिल किया ताकि पूरे सिस्टम को ज्यादा रैशनल और एफिशिएंट बनाया जा सके। ध्यान से सुनो, सिविल कोड ऑफ 1804, जिसे नेपोलियनिक कोड कहा जाता है, ने जन्म से जुड़े सभी विशेषाधिकारों को खत्म कर दिया। कानून के सामने इक्वालिटी एस्टैब्लिश की और प्रॉपर्टी राइट्स को सुरक्षित किया। ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसे उन सभी एरियाज में लागू किया गया जो फ्रेंच कंट्रोल में थे। डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंपल बनाया, फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया और किसानों को सर्फडम से आजादी दिलाई। शहरों में गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को इंप्रूव किया गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए व्यापारियों को नए तरीके से आजादी मिली। छोटे स्केल पर सामान बनाने वाले व्यापारी भी ये समझने लगे कि यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजर्स और एक कॉमन नेशनल करेंसी से माल और पूंजी का एक एरिया से दूसरे एरिया में एक्सचेंज आसान हो जाएगा। ध्यान दो बच्चों, ये सारे बदलाव व्यापार और समाज में फेयरनेस लाने के लिए थे। हाँ, लेकिन जिन एरियाज को फ्रेंच आर्मीज ने जीता था, वहां की लोकल पॉपुलेशन की रिएक्शंस मिक्स थीं। शुरुआत में हॉलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे कई जगहों पर और ब्रसल्स, माइंस, मिलान और वॉर्सो जैसे शहरों में फ्रेंच आर्मीज का स्वागत आजादी के मैसेंजर्स के रूप में किया गया था। लेकिन ये उत्साह जल्दी हॉस्टिलिटी में बदल गया जब लोगों को ये एहसास हुआ कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ नहीं आ रहे हैं। बढ़े हुए टैक्सेस, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच आर्मीज में जबरदस्ती भर्ती जैसी चीजों ने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के फायदों को कम कर दिया। ध्यान रखना, हर बदलाव जरूरी नहीं कि सभी के लिए अच्छा हो। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बच्चों, अपनी किताबें खोलो और द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर को निकालो। आज हम समझेंगे कि कैसे नेशनलिज्म का निर्माण हुआ और यूरोप में नेशन स्टेट्स कैसे बने।
यह हिस्सा पिछले भाग से आगे बढ़ता है। सब तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। अगर हम मिड 18th सेंचुरी यूरोप का नक्शा देखें तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उस समय वहां कोई भी नेशन स्टेट्स नहीं थे जैसे कि हम आज जानते हैं। सोचो बच्चों, उस समय का यूरोप अलग अलग किंगडम्स, ड्यूचीज और कैंटोन्स में टूटा हुआ था और हर एक का अपना रूलर था। आज के जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड उस समय इसी तरह से टूटे हुए थे। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थीं और इन क्षेत्रों में कई तरह के अलग अलग लोग रहते थे। वो लोग खुद को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी या कल्चर से नहीं जोड़ते थे। ये तो सोचो कितना अलग समय था। टॉपिक 1, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब बात करते हैं उस समय की एरिस्टोक्रेसी और नई मिडिल क्लास की। सामाजिक और राजनीतिक रूप से लैंडेड एरिस्टोक्रेसी उस समय की सबसे पावरफुल क्लास थी। इस क्लास के मेंबर्स का जीवन एक कॉमन वे ऑफ लाइफ से जुड़ा था जो रीजनल डिवीजन से ऊपर था। उनके पास गांवों में एस्टेट्स होते थे और साथ ही शहरों में बड़े घर भी। वे लोग फ्रेंच बोलते थे, खासकर डिप्लोमेसी और हाई सोसाइटी में। उनकी फैमिलीज अक्सर शादी के रिश्तों से एक दूसरे से जुड़ी होती थी। सोचो कितना मजेदार होगा एक बड़ी पावरफुल फैमिली जो हर जगह फैली हो। लेकिन ध्यान से सुनना, यह एरिस्टोक्रेसी बहुत छोटी थी, यानी बहुत कम लोग थे जो इतने पावरफुल थे। अधिकतर पॉपुलेशन पेजेंट्री से बनी थी। ज्यादातर जमीन छोटे किसानों और टेनेंट्स के द्वारा खेती जाती थी, जबकि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में बड़े एस्टेट्स थे जिन पर सर्फ्स काम करते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने भी सोशल स्ट्रक्चर को बहुत हद तक बदल दिया। वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड की ग्रोथ से नए सोशल ग्रुप्स बनने लगे, जैसे वर्किंग क्लास पॉपुलेशन और मिडिल क्लास, जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स से बनी थी। अब सोचो बच्चों, जब इतने सारे अलग अलग ग्रुप्स बन गए तो यूनिटी का आइडिया कैसे आया? ये बात सुनने लायक है। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास ने नेशनल यूनिटी के आइडियाज को सपोर्ट करना शुरू किया, खासकर एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस के एबोलिशन के बाद। नेशनलिज्म का सपना धीरे धीरे हकीकत बनने लगा। वाह, मजा ही आ गया सुनकर, है ना? टॉपिक 2, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? अब बात करते हैं लिबरल नेशनलिज्म की। अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप में नेशनल यूनिटी के आइडियाज लिबरलिज्म से जुड़े हुए थे। लिबरलिज्म का मतलब है फ्रीडम। हर इंसान को अपने अधिकारों की आजादी और इक्वालिटी चाहिए थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से लिबरलिज्म ऑटोक्रेसी और क्लेरिकल प्रिविलेजेस के अंत के लिए खड़ा था। इसका मतलब था रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यानी लोगों की सरकार। सोचो कितना बड़ा बदलाव था ये उस समय के लिए। शानदार बात है बच्चों। लेकिन ध्यान दो बच्चों, इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब यूनिवर्सल सफरेज नहीं था, यानी सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था। केवल प्रॉपर्टी ओनिंग मेन को ही वोट देने का अधिकार था और महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं। यह सुनकर शायद आपको झटका लगे, पर यह सच था। लेकिन बाद में विमेन और नॉन प्रॉपर्टीड लोगों ने भी अपने राइट्स के लिए मूवमेंट शुरू किए। उस समय की सच्चाई यही थी। इकोनॉमिक फील्ड में लिबरलिज्म का मतलब था मार्केट्स की फ्रीडम और स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शंस का अंत। सोचो, अगर मार्केट्स फ्री हों और सामान कहीं भी बेचा जा सके तो कितनी ग्रोथ होगी। यही डिमांड थी इमर्जिंग मिडिल क्लास की और इसी से नेशनलिज्म की भावना को और बल मिला। टॉपिक 3, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब बच्चों, नेपोलियन की हार के बाद 1815 में यूरोप में एक नए कंजर्वेटिज्म का उदय हुआ। कंजर्वेटिज्म का मतलब था ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को बनाए रखना, जैसे मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज और परिवार। इस विचारधारा के अनुसार सोसाइटी को पहले की तरह ही रखा जाना चाहिए। लेकिन बच्चों, ध्यान देना, सभी कंजर्वेटिव्स पुराने समय में लौटना नहीं चाहते थे। उन्होंने महसूस किया कि नेपोलियन द्वारा की गई मॉडर्नाइजेशन से ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस और भी मजबूत हो सकते हैं। एक मजबूत ब्यूरोक्रेसी, डायनामिक इकोनॉमी और फ्यूडलिज्म और सर्फडम का अंत, ये सब ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज को और ताकतवर बना सकते थे।
यही वजह थी कि यूरोपियन पावर्स जैसे ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने वियना कांग्रेस के जरिए एक सेटलमेंट किया ताकि यूरोप में स्टेबिलिटी लाई जा सके। इस कांग्रेस की अध्यक्षता ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने की थी। उन्होंने तय किया कि जो भी बदलाव फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियनिक वॉर्स के दौरान हुए थे उन्हें वापस लिया जाएगा। बोर्बन डायनेस्टी को फिर से फ्रांस में पावर दी गई और बाकी क्षेत्रों में नई बाउंड्रीज बनाई गईं ताकि फ्यूचर में किसी एक पावर को ज्यादा ताकत न मिल सके। लेकिन बच्चों, ये नए कंजर्वेटिव रेजिम्स बहुत ही कठोर थे। उन्होंने डिसेंट और क्रिटिसिज्म को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया और सेंसरशिप लॉज लगाए ताकि न्यूज़पेपर्स, बुक्स और प्लेज में केवल वही बातें लिखी जाएं जो उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती हों। सोचो कितना मुश्किल समय रहा होगा उन लोगों के लिए जो आजादी और बदलाव चाहते थे, लेकिन फिर भी लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। जबरदस्त जज्बा था उनमें। टॉपिक 4, द रेवोल्यूशनरीज। अब हम बात करते हैं उन रेवोल्यूशनरीज की जिन्होंने 1815 के बाद के सालों में रिप्रेशन के डर से अंडरग्राउंड मूवमेंट्स शुरू किए। लिबरल नेशनलिस्ट्स को दबाने की कोशिशों ने सीक्रेट सोसाइटीज को जन्म दिया जो यूरोप के कई हिस्सों में फैल गईं। इन सीक्रेट सोसाइटीज का मकसद था लोगों को रेवोल्यूशनरी आइडियाज के लिए तैयार करना और इन्हें फैलाना। रेवोल्यूशनरी होना उस समय का मतलब था वियना कादास। वियना कांग्रेस के बाद स्थापित हुई मोनार्कियल व्यवस्था का विरोध करना और लिबर्टी और फ्रीडम के लिए लड़ना। ये रेवोल्यूशनरीज मानते थे कि नेशन स्टेट्स बनाना आजादी के संघर्ष का एक जरूरी हिस्सा था। इन रेवोल्यूशनरीज में से एक थे इटालियन रेवोल्यूशनरी जुजेप्पे मज्जीनी। वो 1807 में जेनोआ में पैदा हुए थे और उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे संगठनों की स्थापना की थी। उनका मानना था कि भगवान ने नेशंस को मैनकाइंड की नेचुरल यूनिट्स के रूप में बनाया है और इसीलिए इटली को छोटे छोटे स्टेट्स और किंगडम्स में नहीं बांटे रहना चाहिए। मज्जीनी का सपना था कि इटली एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बने और बाकी नेशंस के साथ एक अलायंस में जुड़े। उनकी सोच से प्रभावित होकर कई देशों में सीक्रेट सोसाइटीज बनी, जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में। मज्जीनी के विचार कंजर्वेटिव्स को बहुत खतरनाक लगते थे और मेटरनिच ने उन्हें हमारे सोशल ऑर्डर के सबसे खतरनाक दुश्मन के रूप में वर्णित किया था। सोचो बच्चों, कितना दम था इन रेवोल्यूशनरीज में जो इतने बड़े बदलाव लाने के लिए डिटरमिन्ड थे। वाह, क्या जर्नी थी ये। तो बच्चों, ये थी कहानी उन रेवोल्यूशनरीज की जिन्होंने नेशनलिज्म के विचार को बढ़ावा दिया और यूरोप में नेशन स्टेट्स के निर्माण की नींव रखी। क्या आपको नहीं लगता कि ये लोग सच में बहुत महान थे? वाह, क्या जर्नी थी ये। बच्चों, अब हम एक और रोमांचक दौर में कदम रखने वाले हैं। किताब के अगले चैप्टर में द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848 के बारे में पढ़ने वाले हैं। किताबें खोलो और चलो शुरू करते हैं। ये वो समय था जब यूरोप के कई हिस्सों में क्रांति और बदलाव की लहर उठी थी। यह हिस्सा आपको बताएगा कि कैसे लोग अपने अधिकारों और आजादी के लिए खड़े हुए। सब तैयार हैं? चलो शुरुआत करें। कंजर्वेटिव रेजिम्स अपनी पावर को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लिबरलिज्म और नेशनलिज्म का क्रांति से जुड़ाव बढ़ता जा रहा था। यूरोप के कई क्षेत्रों में जैसे इटालियन और जर्मन स्टेट्स, ऑटोमन एम्पायर की प्रोविंसेस, आयरलैंड और पोलैंड में भी क्रांति का माहौल बन रहा था। लिबरल नेशनलिस्ट्स, जो ज्यादातर मिडिल क्लास एजुकेटेड एलीट से थे, जैसे प्रोफेसर्स, टीचर्स, क्लर्क्स और कमर्शियल मिडिल क्लासेस के लोग, इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। जुलाई 1830 में पहली बड़ी अपहीवल फ्रांस में हुई। बोर्बन किंग्स, जिन्हें 1815 में कंजर्वेटिव रिस्पॉन्स के दौरान सत्ता में लाया गया था, अब लिबरल रेवोल्यूशनरीज द्वारा हटा दिए गए। लुई फिलिप को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड बनाया गया। मेटरनिच ने कहा था, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है। सोचो बच्चों, ये कितना मजेदार है कि एक देश की घटना से पूरा कॉन्टिनेंट प्रभावित हो जाता है। इस जुलाई रेवोल्यूशन ने ब्रसल्स में अपराइजिंग को स्पार्क किया, जिसके परिणाम स्वरूप बेल्जियम ने यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नेदरलैंड से अलग होकर इंडिपेंडेंस प्राप्त की। वाह, क्या कमाल की शुरुआत थी।
ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी एक ऐसी घटना थी जिसने नेशनलिस्ट फीलिंग्स को बढ़ावा दिया। ग्रीस 15वीं शताब्दी से ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की बढ़ती भावना ने 1821 में इंडिपेंडेंस की लड़ाई छेड़ दी। नेशनलिस्ट्स को अन्य ग्रीक्स और वेस्ट यूरोपियन से भी सपोर्ट मिला, जो ग्रीक कल्चर से प्रेम रखते थे। पोएट्स और आर्टिस्ट्स ने ग्रीस की इंडिपेंडेंस की तारीफ की और यूरोपीय सभ्यता का क्रेडल माना। आखिरकार 1832 की ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में मान्यता दी। सोचो, कितनी अद्भुत बात है कि कला और कविता ने आजादी की लड़ाई में इतनी बड़ी भूमिका निभाई। टॉपिक 1, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। नेशनलिज्म का विकास सिर्फ युद्धों और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं हुआ था, बल्कि कल्चर ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई। आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज और म्यूजिक ने नेशनलिस्ट फीलिंग्स को व्यक्त करने और शेप देने में मदद की। इसे हम रोमांटिसिज्म कहते हैं, जो एक कल्चरल मूवमेंट था। सोचो बच्चों, कला और कहानियों ने भी लोगों के दिलों में देश प्रेम की भावना जगाई। क्या बात है। रोमांटिक आर्टिस्ट्स और पोएट्स ने रीजन और साइंस की ग्लोरिफिकेशन की आलोचना की और इमोशंस, इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग्स पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज और कॉमन कल्चरल पास्ट को नेशन की नींव बनाया जाए। जर्मन फिलोसोफर योहान गॉटफ्रीड हर्डर ने कहा कि असली जर्मन कल्चर आम लोगों में ही पाया जा सकता है। 10 वोल्क में फोल्क सॉन्ग्स, फोल्क पोएट्री और फोल्क डांसेस ने नेशन की ट्रू स्पिरिट को पॉपुलर बनाया। इसीलिए फोल्क कल्चर का संग्रह और रिकॉर्ड करना नेशन बिल्डिंग के लिए आवश्यक था। सोचो, लोकगीत और लोक नृत्य ने कैसे एक नेशन की आत्मा को जीवित रखा। क्या जबरदस्त बात है। टॉपिक 2, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 1830 का दशक यूरोप में भारी आर्थिक कठिनाई का समय था। 19वीं सेंचुरी की पहली छमाही में जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई और जॉब सीकर्स की संख्या बढ़ने लगी। लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे थे, जहां उन्हें भीड़-भाड़ वाले स्लम्स में रहना पड़ता था। छोटे प्रोड्यूसर्स को इंग्लैंड से आने वाले सस्ते मशीन मेड गुड्स से कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था। टेक्सटाइल प्रोडक्शन में भी यही हो रहा था। सोचो, उस समय के लोगों को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। वेस्टर्न यूरोप के कई हिस्सों में पेजेंट्स को फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशंस के बोझ से जूझना पड़ा। 1848 में फूड शॉर्टेजेस और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ने पेरिस की जनता को सड़कों पर ला दिया। बैरिकेड्स बनाए गए और लुइस फिलिप को भागना पड़ा। नेशनल असेंबली ने रिपब्लिक घोषित की और सभी वयस्क पुरुषों को वोट देने का अधिकार दिया। नेशनल वर्कशॉप्स बनाए गए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। वाह बच्चों, ये तो एकदम फिल्मी कहानी जैसी है। लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े हो गए और बदलाव लाकर ही माने। टॉपिक 3, 1848, द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। गरीब, बेरोजगार और भूखे किसानों की रिवोल्ट्स के समानांतर एजुकेटेड मिडिल क्लास के नेतृत्व में 1848 में एक और रेवोल्यूशन चल रही थी। फरवरी 1848 की घटनाओं ने फ्रांस में मोनार्की के एब्डिकेशन और यूनिवर्सल मेल सफ्रेज पर आधारित रिपब्लिक की स्थापना की। सोचो, कितना बड़ा बदलाव था ये। यूरोप के बाकी हिस्सों में, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में लिबरल मिडिल क्लास ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और नेशनल यूनिफिकेशन की मांग की। जर्मन रीजन्स में फ्रैंकफर्ट में एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट किया गया। रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक जर्मन नेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया, जिसमें मोनार्की को पार्लियामेंट के अधीन बनाया गया। लेकिन जब क्राउन फ्रिडरिक विल्हेल्म चौथ को ऑफर की गई, तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया। सोशल बेसिस कमजोर होने लगी और अंततः ट्रूप्स को बुलाकर असेंबली को भंग कर दिया गया। सोचो बच्चों, कितनी बड़ी उम्मीदें थीं और फिर कैसे वो टूट गईं। महिलाओं के पॉलिटिकल राइट्स का मुद्दा भी लिबरल मूवमेंट में कॉन्फ्लिक्ट का विषय था। कई महिलाओं ने एसोसिएशंस बनाई, न्यूज़पेपर्स शुरू की और डेमोन्स्ट्रेशंस में हिस्सा लिया, लेकिन उन्हें केवल विजिटर्स की गैलरी में ऑब्जर्वर के रूप में ही अनुमति दी गई। सोचो, कितनी निराशा होती होगी उन महिलाओं को।
लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कंजर्वेटिव फोर्सेस लिबरल मूवमेंट्स को दबाने में तो सफल रहीं, लेकिन पुराने ऑर्डर को बहाल नहीं कर सकी। धीरे धीरे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज को लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को कंसेशन देना पड़ा। वाह बच्चों, सोचो कितनी बड़ी लड़ाई थी ये और कैसे लोगों ने हार नहीं मानी। तो बच्चों, ये था द एज ऑफ रेवोल्यूशंस का समय, एक ऐसा दौर जब लोग अपनी आजादी और अधिकारों के लिए खड़े हुए। सोचो कितना अद्भुत समय रहा होगा ये। वाह क्या जर्नी थी ये। बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे द एज ऑफ रेवोल्यूशंस ने पूरे यूरोप में बदलाव लाया। आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए एक नई यात्रा शुरू करने वाले हैं, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। किताबें खोल लो और ध्यान से सुनो। आज हम जानेंगे कि कैसे अलग अलग राज्यों को मिलाकर जर्मनी और इटली बने। तैयार हो? चलो इस सफर की शुरुआत करते हैं। टॉपिक 1, जर्मनी। कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? 1848 के बाद यूरोप में नेशनलिज्म ने डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन से हटकर स्टेट की पावर बढ़ाने पर फोकस करना शुरू कर दिया। नेशनलिस्ट फीलिंग्स को अक्सर कंजर्वेटिव्स ने स्टेट पावर को बढ़ाने और पूरे यूरोप में पॉलिटिकल डोमिनेशन पाने के लिए इस्तेमाल किया। सोचो, ये फीलिंग्स लोगों की सोच को कैसे बदल रही थी। जर्मनी और इटली के नेशन स्टेट्स बनने की कहानी में यही देखने को मिलता है। उस समय जर्मनी के मिडिल क्लास लोग नेशनलिज्म से काफी इंस्पायर्ड थे। उन्होंने 1848 में कोशिश की कि जर्मनी के अलग अलग रीजन्स को एक इलेक्टेड पार्लियामेंट के अंडर गवर्न नेशन स्टेट में बदल दें, लेकिन मोनार्की और मिलिट्री की ताकत ने इस कोशिश को दबा दिया। प्रशा के बड़े लैंड ओनर्स, जिन्हें जंकर्स कहते थे, ने इसे सपोर्ट किया। और फिर क्या हुआ? प्रशा ने नेशनल यूनिफिकेशन का बीड़ा उठाया। प्रशा के चीफ मिनिस्टर ऑटो फॉन बिस्मार्क ने प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से इस प्रोसेस को सिरासे को आगे बढ़ाया। अगले 7 सालों में 3 वॉर्स हुए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, और हर बार प्रशा की जीत हुई। वाह क्या बात है। आखिरकार यूनिफिकेशन का सपना सच हो गया। जनवरी 1871 में प्रशियन किंग विलियम I को वर्साइल्स में एक ग्रैंड सेरेमनी में जर्मन एम्परर घोषित किया गया। सोचो उस वक्त लोगों को कितना प्राउड फील हुआ होगा। 18 जनवरी 1871 की ठंडी सुबह जर्मन स्टेट्स के प्रिंसेस, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स और प्रशियन मिनिस्टर्स ने चीफ मिनिस्टर ऑटो फॉन बिस्मार्क के साथ वर्साइल्स के पैलेस के हॉल ऑफ मिरर्स में गैदर होकर नए जर्मन एम्पायर की घोषणा की। समझ आ रहा है बच्चों? जर्मनी के नेशन बिल्डिंग प्रोसेस ने प्रशियन स्टेट पावर की डोमिनेंस को साबित किया। नए स्टेट ने करेंसी, बैंकिंग, लीगल और जुडिशियल सिस्टम्स को मॉडर्नाइज करने पर जोर दिया। प्रशियन मेजर्स और प्रैक्टिसेस पूरे जर्मनी के लिए एक मॉडल बन गए। इंप्रेसिव है ना? टॉपिक 2, इटली यूनिफाइड। जर्मनी की तरह इटली का भी एक लंबा हिस्ट्री है जिसमें वो कई हिस्सों में बंटा हुआ था। इटली कई छोटे छोटे स्टेट्स और मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर में डिवाइडेड था। 19th सेंचुरी के बीच में इटली 7 हिस्सों में बंटा था, जिनमें से सिर्फ एक, सार्डिनिया पीडमोंट, को एक इटालियन रॉयल फैमिली चलाती थी। नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स का रूल था, बीच में पोप का कंट्रोल था और साउथ में बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन का। 1830s के दौरान जुजेप्पे मत्सीनी ने एक यूनाइटेड इटालियन रिपब्लिक के लिए कोशिशें शुरू की। अपने आइडियाज को फैलाने के लिए उन्होंने यंग इटली नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, लेकिन 1831 और 1848 में हुए रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स फेल हो गए। अफसोस की बात है ना? इसके बाद सार्डिनिया पीडमोंट के किंग विक्टर इमैनुअल II पर इटली को यूनिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। कैवूर ने इस रीजन के रूलिंग एलीट्स को यूनिफाइड इटली के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस के बेनिफिट्स के बारे में बताया। चीफ मिनिस्टर कैवूर, जिन्होंने इटालियन रीजन्स को यूनिफाई करने का मूवमेंट लीड किया, खुद न तो रेवोल्यूशनरी थे और न ही डेमोक्रेट। बाकी अमीर और एजुकेटेड इटालियन एलीट्स की तरह उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज ज्यादा अच्छी तरह आती थी। इंटरेस्टिंग है ना? फ्रांस के साथ एक डिप्लोमेटिक अलायंस के जरिए कैवूर ने 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराने में सक्सेस पाई। रेगुलर ट्रूप्स के अलावा जुसेप्पे गारिबाल्डी के लीडरशिप में आर्म्ड वॉलंटियर्स ने भी इस स्ट्रगल में हिस्सा लिया।
उनकी करेज और एंथुजियाज्म से पूरे साउथ इटली में बदलाव आ गया। सोचो कितना जोश रहा होगा। 1860 में वो साउथ इटली और किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज पहुंचे और लोकल फार्मर्स के सपोर्ट से स्पेनिश रूलर्स को बाहर निकालने में कामयाब रहे। वाह, क्या कमाल किया। 1861 में विक्टर इमैनुअल टू को यूनाइटेड इटली का किंग घोषित किया गया, लेकिन इटालियन पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा अभी भी इलिटरेट था और नेशनलिस्ट आइडिया से अनजान था। साउथ इटली के किसानों ने गरिबाल्डी का सपोर्ट किया था, लेकिन उन्होंने कभी इटालिया का नाम नहीं सुना था। मजेदार बात यह है कि वो सोचते थे कि लतालिया विक्टर इमैनुअल की वाइफ है ना फनी। टॉपिक 3, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि ब्रिटेन नेशन या नेशन स्टेट का मॉडल है, लेकिन ब्रिटेन में नेशन स्टेट का फॉर्मेशन किसी सडन रेवोल्यूशन से नहीं, बल्कि एक लंबी प्रोसेस का रिजल्ट था। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना, 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। उस समय ब्रिटिश आइल्स के लोग अलग अलग एथनिक ग्रुप से जुड़े थे, जैसे इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट या आयरिश। हर ग्रुप की अपनी कल्चरल और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थीं। लेकिन जैसे जैसे इंग्लिश नेशन की वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर बढ़ती गई, उसने आइलैंड्स के बाकी नेशंस पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया। इंग्लिश पार्लियामेंट, जिसने 1688 में मोनार्की से पावर छीन ली थी, उस कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट थी, जिसके जरिए एक नेशन स्टेट इंग्लैंड को सेंटर में रखते हुए बनाया गया। सोचो कितना बड़ा बदलाव था ये। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन हुआ, जिससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। मतलब इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर अपना इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश कर लिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट अब इंग्लिश मेंबर्स के कंट्रोल में थी। ब्रिटिश आइडेंटिटी के बढ़ने का मतलब था कि स्कॉटलैंड की अपनी कल्चर और इंस्टीट्यूशंस को सिस्टमैटिकली दबा दिया गया। जब भी स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोग इंडिपेंडेंस की कोशिश करते, उन्हें रिप्रेशन का सामना करना पड़ता। उन्हें गेलिक लैंग्वेज बोलने, अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने और अपने कस्टम्स को मानने से भी रोका गया। सोचने वाली बात है ना? आयरलैंड में भी ऐसा ही हुआ। वहां कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच डीप डिवीजन थी। इंग्लिश ने प्रोटेस्टेंट्स की मदद की ताकि वो आयरलैंड में अपना कंट्रोल बना सकें। ब्रिटिश रूल के खिलाफ कैथोलिक रिबेलियंस को दबा दिया गया। वुल्फ टोन और उनके यूनाइटेड आयरिशमैन के लीडरशिप में हुए एक अनसक्सेसफुल रिबेलियन के बाद 1801 में आयरलैंड को फोर्सफुली यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। नए ब्रिटिश नेशन का निर्माण डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर को प्रमोट करके किया गया। नए ब्रिटेन के सिंबल्स, ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग और इंग्लिश लैंग्वेज को एक्टिवली प्रमोट किया गया। पुराने नेशंस को सबऑर्डिनेट पार्टनर्स की तरह रखा गया। समझ आ रहा है बच्चों? तो बच्चों, हमने देखा कि कैसे जर्मनी, इटली और ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। कहानी मजेदार थी, है ना? उम्मीद है कि आपको यह समझ में आई होगी और आप इसे याद भी रख पाएंगे। बच्चों, आज हम कुछ बहुत ही रोचक चीजों के बारे में जानने वाले हैं। कैसे आर्टिस्ट ने एक नेशन को एक व्यक्ति की तरह विजुलाइज किया। इसे हम विजुलाइजिंग द नेशन कहते हैं। किताबें खोल लो और चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, रूलर को पोर्ट्रेट या स्टैचू के रूप में दिखाना तो आसान है, लेकिन एक पूरे देश को कैसे दिखाया जाए? 18th और 19th सेंचुरीज में आर्टिस्ट्स ने इसका हल निकाला। उन्होंने देश को एक व्यक्ति के रूप में दिखाना शुरू किया। मतलब उन्होंने नेशंस को फीमेल फिगर्स के रूप में पर्सोनिफाई किया। ये फीमेल फिगर्स किसी असली महिला को रिप्रेजेंट नहीं करती थीं, बल्कि ये नेशन के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक ठोस रूप देने के लिए बनाई गई थीं। ऐसे फीमेल फिगर को नेशन का एलिगरी कहा जाता था। समझ आ रहा है? फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान आर्टिस्ट्स ने लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक जैसी आइडियाज को दिखाने के लिए फीमेल एलिगरी का इस्तेमाल किया। लिबर्टी का सिंबल था लाल टोपी या टूटी हुई जंजीर, जबकि जस्टिस को अक्सर वेइंग स्केल्स लिए हुए एक ब्लाइंड फोल्डेड महिला के रूप में दिखाया गया। इंटरेस्टिंग है ना? इसी तरह के फीमेल एलिगोरीज 19th सेंचुरी में और भी बनाए गए। फ्रांस में उसे मैरियन नाम दिया गया, जो एक पॉपुलर क्रिश्चियन नाम था और लोगों की एकता का प्रतीक था। मैरियन के स्टैचूज पब्लिक स्क्वायर्स में लगाए गए ताकि लोग नेशनल यूनिटी को महसूस करें
और उससे जुड़ें। मैरियान की इमेजेस कॉइन्स और स्टैम्प्स पर भी डाली गईं। वाह क्या बात है। जर्मनी में भी इसी तरह जर्मेनिया नाम की एलिगोरी बनाई गई। विजुअल रिप्रेजेंटेशन में जर्मेनिया ने ओक लीव्स का क्राउन पहना होता था, जो जर्मन ओक की तरह वीरता का प्रतीक था। सोचो कितना सिंबॉलिक है। अब बच्चों, चलो सिंबल्स के बारे में भी जान लेते हैं। हर सिंबल का एक मतलब होता है और वो किसी ना किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। तैयार हो? मीनिंग्स ऑफ द सिंबल्स। ब्रोकन चेन्स, बीइंग फ्रीड, मुक्त होने का प्रतीक। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर। स्ट्रेंथ, जर्मन साम्राज्य की शक्ति। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, हेरोइज्म, वीरता का प्रतीक। सॉर्ड, रेडीनेस टू फाइट, लड़ने की तैयारी। ऑलिव ब्रांच अराउंड द सॉर्ड, विलिंगनेस टू मेक पीस, शांति की इच्छा। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राइकलर, फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट्स इन 1848, जिसे बाद में जर्मन स्टेट्स के ड्यूक्स ने बैन कर दिया था। रेज ऑफ द राइजिंग सन, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईरा, एक नए युग की शुरुआत। तो बच्चों, ये थे कुछ सिंबल्स और उनकी मीनिंग्स। सोचो कितना दिलचस्प है कि कैसे एक सिंपल सा सिंबल पूरे देश की भावनाओं और आइडियाज को व्यक्त कर सकता है। मजेदार है ना? तो आज हमने जाना कि कैसे आर्टिस्ट्स ने नेशंस को विजुअलाइज किया और सिंबल्स का यूज करके आइडियाज को रिप्रेजेंट किया। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अगली क्लास में हम और भी रोचक बातें सीखेंगे। तैयार रहना। कैसे हो बच्चों? आज हम आ गए हैं चैप्टर के आखिरी टॉपिक पर। ये टॉपिक हमारे चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का फाइनल पार्ट है, जो हमें बताता है कि कैसे नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म ने यूरोप और बाकी दुनिया के इवेंट्स को इन्फ्लुएंस किया। तो सब रेडी हैं? चलो शुरू करते हैं और समझते हैं इस इंटरेस्टिंग जर्नी को। 19th सेंचुरी के आखिरी दौर में जो नेशनलिज्म का आदर्शवादी और डेमोक्रेटिक फॉर्म था, वो धीरे धीरे नैरो और लिमिटेड होता गया। पहले ये आइडिया एक यूनाइटेड यूरोप के विजन में बिलीव करता था, लेकिन अब नेशनलिस्ट ग्रुप्स एक दूसरे के खिलाफ हॉस्टाइल हो गए थे और वॉर के लिए रेडी थे। मेन यूरोपियन पावर्स ने अपने इंपीरियलिस्टिक एम्स को अचीव करने के लिए इन नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस का यूज करना शुरू कर दिया था। 1871 के बाद यूरोप में नेशनलिज्म का सबसे बड़ा सोर्स बॉल्कन्स बन गया। बॉल्कन्स एक ऐसा रीजन था जो आज के मॉडर्न डे रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया और बोस्निया हर्जेगोविना जैसे कंट्रीज को कवर करता है। यहाँ के लोग एथनिक और कल्चरल डाइवर्सिटी में रिच थे और जनरली स्लाव्स कहलाते थे। उस वक्त बॉल्कन्स का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, लेकिन लोग इंडिपेंडेंस और सेल्फ रूल की डिमांड करने लगे थे। 19th सेंचुरी के एंड में ऑटोमन एम्पायर ने अपनी पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए मॉडर्नाइजेशन और इंटरनल रिफॉर्म्स की कोशिश की, लेकिन उन्हें ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। धीरे धीरे बॉल्कन्स के यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनैलिटीज ने एक एक करके ऑटोमन कंट्रोल से ब्रेक अवे करना और इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। बॉल्कन्स के लोग अपने हिस्टोरिकल इंडिपेंडेंस और नेशनल आइडेंटिटी को प्रूव करते हुए फॉरेन पावर्स के खिलाफ खड़े हो गए। जैसे जैसे बॉल्कन्स के अलग अलग स्लाव नेशनैलिटीज अपनी आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करने लगे, ये रीजन यूरोप की बड़ी पावर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स बन गया। यहाँ रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी जैसी ताकतें बॉल्कन्स पर अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करने के लिए एक दूसरे से कंपीट करने लगी। इस इंटेंस राइवलरी के कारण टेंशन्स बढ़ गईं और यही एक मेजर रीजन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत का। नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म का ये कॉम्बिनेशन यूरोप को 1914 में एक बड़े डिजास्टर की तरफ ले गया, जिसे हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। लेकिन इसी दौरान यूरोप के बाहर कई कॉलोनीज ने भी इंपीरियलिज्म के खिलाफ अपना स्ट्रगल शुरू कर दिया था। इन एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स में नेशनलिज्म का जो आइडिया था, वो इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बनाने और इंपीरियलिज्म को अपोज करने के लिए इंस्पायर किया गया था। यूरोप के नेशनलिज्म का एग्जैक्ट आइडिया बाकी दुनिया में रेप्लिकेट नहीं हुआ, क्योंकि हर रीजन ने अपने हिसाब से नेशनलिज्म का स्पेसिफिक वैरायटी डेवलप किया। लेकिन नेशन स्टेट्स में सोसाइटीज को ऑर्गेनाइज करने का कॉन्सेप्ट
यूनिवर्सल एक्सेप्ट हो गया। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आई होप इस जर्नी में आपको मजा आया होगा और आपने नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म के इफेक्ट्स को अच्छे से समझा होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड स्टे क्यूरियस।